अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ज़ैनब गुंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, सोचा आप लोगों को भी लग रही हो तो किसी ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिससे हम इस गर्मी का तोड़ अपनी स्किन के लिए स्पेशली ले सकें कि अपनी स्किन को हम इस गर्मी के मौसम में किस तरह से एक तो हाइड्रेटेड रखें, दूसरा खूबसूरत और ग्लोइंग कैसे बना सकते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरवान नासिर जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल, गर्मी बहुत है True. लेकिन सर्वाइविंग। और स्पेशली हमने आपको आज बुलाया भी इसीलिए है कि आप हमें बता सकें कि गर्मियों में हम अपनी स्किन को कैसे मेंटेन करें, हाइड्रेट करें। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हाइड्रेशन की। आजकल जिस तरह लाहौर में पड़ रही है और कम से कम नॉर्मली हम 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर एडवाइस कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह की स्वेटिंग आजकल है तो आपको डेफिनेटली 12 से भी आपको 8 ज़्यादा आपको पीने चाहिए। 3 to 4 लीटर्स आप अपना एम रखो कि आप पी रहे हो। स्पेशली डूइंग आप जो लोग जिम जा रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए ये इनटेक और भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी कि प्लेन वाटर से ज़्यादा हमारा मिनरल भी वहीं पर लूज़ हो रहा होता है, ये आपको बहुत बेहतर पता होगा। तो आप डेफिनेटली लेमनेड्स और इस तरह की जो जिसमें सॉल्ट थोड़ा बहुत एडेड होता है वो वाले मशरूबात मिंट यूज़ कर सकते हैं, लेमन यूज़ कर सकते हैं। मिंट का बहुत, बल्कि मिंट से बहुत अच्छा उसका एक सूदिंग और ठंडक वाला इफेक्ट रहता है, तो वो भी ज़रूर यूज़ करें। आजकल हीट स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल पानी की इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। तो खाने का दिल नहीं कर रहा होता, दिल करता है कि हम लोग सिर्फ पानी ही पीते जाएं, तो क्या इसका हमारी स्किन पे कोई इफेक्ट आता है? बिल्कुल आएगा, तो सही हीट का भी आएगा, डिक्रीज वाटर इंटेक का भी आएगा, अगर आप खाना इनफ नहीं खा रहे हैं सब चीज़ों का आएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ऑयल और सैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें हम कम कंज्यूम करें और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ज़रा कोशिश करें कि गर्मियाँ गुजारें, उससे थोड़ा सा आपका इंटेक भी बेहतर रहेगी और आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्किन को हाइड्रेशन के लिए। अच्छा, समर्स में, विंटर्स में क्या दोनों सीजन्स में सन ब्लॉक अप्लाई करना चाहिए? जी बिल्कुल। सन ब्लॉक तो अब मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि सन ब्लॉक ऐसे सब फेस वॉश करते हैं, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। और मुझे आंसर मिलते हैं हम तो सूरज में जाते नहीं हैं मतलब 90% हम सूरज में नहीं जाते, लेकिन ये बात सूरज है नहीं है, क्लाउडी है, रेनी है, इट डजंट मैटर। समर्स हैं, विंटर्स हैं, सन प्रोटेक्शन आपको चाहिए। हम वैसे भी UVA और UVB रेज दोनों इफेक्टिव हो रही होती हैं। और दूसरा ये कि हमारे घरों की विंडोज टिंटेड नहीं होती, लाइट अंदर आ रही है, लाइट बाहर नहीं जा रही होती। वो एक जो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा कभी लाइट में, तो अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इवन जो फीमेल्स कुकिंग कर रही होती हैं उससे, उस हीट से भी आपको सन ब्लॉक कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना SPF हमें जो है वो यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन के लिए? अच्छा, SPF जो है वो 50 इज़ अ वेरी गुड SPF। ठीक है। SPF उसमें ज़्यादा हो तो इट्स बेटर, लेकिन अगर जितना ज़्यादा SPF बढ़ेगा ना उतना कॉस्मेटिकली वो चीज़ अप्लाई करना मुश्किल हो जाती है, बिकॉज उसकी वो ज़्यादा लेयर नज़र आती है। तो इफ़ समथिंग इज़ SPF 50 और आपको वो सूट कर रहा है तो वो इनफ है आपके लिए। ठीक है। और SPF लाइक अगर SPF 50 इट मीन्स कि आपकी स्किन को वो 50 टाइम्स मोर प्रोटेक्ट कर रहा है इन कंपैरिजन जब आपने वो अप्लाई नहीं किया हुआ, तो दैट्स क्वाइट ऑल राइट। आप वो तो क्या दिन में एक बार अप्लाई कर लेना 24 आवर्स के लिए प्रोटेक्शन इनफ होती है? नहीं, जो सन ब्लॉक्स है ना, चाहे आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें, आप बहुत ही कोई हाई एंड प्रीमियम ब्रांड भी यूज़ कर रहे हैं, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, 3 to 4 आवर्स के बाद, और इस मौसम में तो स्वेटिंग और वो ख़त्म हो जाता है उसका इफेक्ट। तो एवरी 3 आवर्स अंटिल सनसेट आपने उसको रीअप्लाई करना है। और वो जो लोग मेकअप वेयर करते हैं या काम पे जाते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे करें, हम उतारें फिर हम करें। अगर आपको लगता है कि आप उतार नहीं सकते और अगर आपकी एक्ने प्रोन बहुत स्किन नहीं है तो अब स्प्रेज अवेलेबल है, तो आप वो स्प्रे करें ऊपर, आपका इवन वो बार्स टाइप अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, अब तो बहुत सारी वेज आ गए हैं, बट येस इट इज़ वेरी एसेंशियल अंटिल सनसेट आपने उसको रीअप्लाई भी करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या जो हम कहते हैं कि फेस वॉश करना इंपॉर्टेंट है, तो दिन में कितनी बार एक फेस वॉश हमें यूज़ करना चाहिए?
अच्छा, फेस वॉश जो इटसेल्फ जो क्लेंजिंग के लिए जो यूज़ हो रहा है ना, वो तो आप 2 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ ना करें। जितनी भी आपकी ऑयली स्किन है, आपने वो ट्वाइस अ डे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपसे आपका बैरियर डिस्टर्ब होगा। बाकी अगर आप वुज़ू वगैरह करते हैं सारा कुछ पानी से, आप उसको रिंस ऑफ ज़रूर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हार्श केमिकल्स वाला सोप ओनली ट्वाइस अ डे। लेकिन बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं कि अगर हम सादे पानी से मुंह धोते हैं तो हमारे ऑयल के जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब फील होते हैं। तो हम उसका क्या करें? उसमें ना अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब सोप फेस वॉश के अलावा भी क्लेंजिंग के लिए वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। क्लेंजिंग मिल्क्स हैं, टोनर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विच आर नॉट दैट हार्श ऑन योर स्किन, लेकिन वो आपके मेकअप को रिमूव कर देंगी। तो आप क्लेंजिंग मिल्क्स यूज़ कर लें, आपका मेकअप, आपका डर्ट, पोल्यूशन, जो भी पोल्यूटेंट्स होंगे फेस पे, वो उतर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे एक बहुत माइंड में ना सवाल आता है कि फेस वॉश हमने रखा हुआ होता है अपने वॉशरूम में, उसका टेम्परेचर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या वो फेस वॉश ठीक रहता है और वो कितने टाइम बाद हमें नया लेना चाहिए? अच्छा, वैसे तो फेस वॉश बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ एक चीज़ है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती है, तो वो तो अपने टाइम से आई थिंक वो कंज्यूम हो जाता है। यस, लेकिन जो कॉस्मेटिक्स, अगर आप किसी और कॉस्मेटिक की बात करें, लाइक लिपस्टिक्स हैं, वो सालों साल बाजू का चल रही होती हैं। आप एक लिपस्टिक उतनी कॉमनली नहीं, तो यस उनका एक लाइफ टाइम होता है। वैसे मेकअप का एक्सपायरी बड़ी लंबी होती है, ईयर्स की होती है, इतनी कोई एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन वो भी ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है। एक अंदाज़ा हमें दे दें कि कितनी देर बाद, मतलब 3 to 4 years आप माइंड में रखें। लेकिन कुछ बहुत हाई एंड ब्रांड्स हैं जिनकी 5 to 8 years की भी एक्सपायरी होती है। हम नॉर्मल ब्रांड्स की बात कर लेते हैं। तो आप 2-3 साल से ऊपर जो है, आई वुड नॉट सजेस्ट इन कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ आपका मेकअप आपके रूम में पड़ा रहना और आपने हर वक्त एयर कंडीशन नहीं चलाना, और जून जुलाई की गर्मी भी पड़नी है, वो पिघलना भी है, और वो फिर सर्दियों में फिर उसने सॉलिड हो जाना है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उसको सीजन। आई एम सो सॉरी, आपने गर्मियों में अगस्त का नाम लेना आप भूल गई, जो कि सबसे वर्सन गर्मी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम डेली बेसिस पे, चाहे वो बाय कार ट्रैवल कर रहे हों, कैसे भी कर रहे हों, हमारे बैग में होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, तो क्या वो भी सस्टेनेबल रहते हैं? नहीं, वो सस्टेनेबल आइडली ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम यूज़ कर लेते हैं, हर बंदा यूज़ कर लेता है, बट आइडली दिस इज़ नॉट द वे। उनका टेम्परेचर होता है नॉर्मली, जो हमारा रूम टेम्परेचर मॉडरेट सीजन्स में होता है, दैट इज़ द टेम्परेचर फॉर योर मेकअप। इनफैक्ट दे रिकमेंड कि जब आपका 35-40 ये टेम्परेचर चल रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्रिज में रखें इफ़ यू वांट सस्टेनेबिलिटी। तो उनका आपको मेकअप, आप कॉस्मेटिक या फेस पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली उससे स्किन पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जो हम लोकल मार्केट से बाय करते हैं, जहाँ पे ऑफ कोर्स एसीज भी नहीं होते या कुछ भी नहीं, तो क्या वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? आइडली तो नो, आइडली नो, लेकिन अगेन अपने हालात के हिसाब से हमने चलना होता है। हमारे मेजर जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई एंड जगहों से जाके परचेज नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन यस आइडली करना नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ पे तो हर तरह से वो प्रोडक्ट पड़ा होता है, कितने साल तक पड़ा रहता है। तो जो प्रोडक्ट्स के हम देखते हैं कि ड्यूप्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, और क्या वो यूज़ करना सेफ़ होते हैं? जो लाइक हम फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे हम ब्लश ऑन्स लेते हैं। अब ब्लश ऑन ने डायरेक्टली हमारी स्किन की एक लेयर पे अप्लाई होना है और उसने एब्जॉर्ब भी हो जाना है, कुछ पार्टिकल्स ऑफ कोर्स उसके अंदर भी जाना है, तो क्या वो सेफ़ है? देखिए, मेकअप अप्लाई करना तो सेफ़ है, लेकिन आपका प्रोडक्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक्ने, बहुत सारी चीज़ें, एक्नी, पिगमेंटेशन, रोज़ेशिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर लो एंड प्रोडक्ट होगा, उसमें मेटल कंटेंट ज़्यादा होगा, उसमें स्टेरॉइड थोड़ा हर मेकअप प्रोडक्ट में स्टेरॉइड भी एडिड होता है, तो वो डेफिनेटली स्किन के ऊपर आपके हार्मफुल इफेक्ट्स नज़र आ सकते हैं उससे। तो ये तो हमने कर ली वो बात जो स्किन के ऊपर अप्लाई हो रहा था। अब वो बात करते हैं जो हम सबका ना एक डिलेमा है, ख्वाब आजकल बना हुआ है, जो ये है कि जी हम लोगों ने बहुत सारे स्किन प्रोसीजर्स कराने हैं, तो क्या प्रोसीजर्स सेफ़ होते हैं या हर स्किन वो प्रोसीजर्स करा सकती है? अच्छा, उसमें डिपेंड करेगा कि हम किस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हर प्रोसीजर इंसान के लिए नहीं होता, और बाज़-औक़ात अब तो ये प्रोसीजर, स्किन प्रोसीजर्स करने के लिए बहुत आपके पास ऑप्शंस, बहुत लोग अवेलेबल होते हैं। हर बंदा आपको ये बात कहेगा भी नहीं कि आपके लिए प्रोसीजर बना हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। अब लाइक हाइड्रोफेशियल है,
एक ऑयली स्किन पे देयर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, और एक ड्रायर स्किन पे अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स आपसे स्किप करने हैं। आप हाइड्रेट करना चाह रहे हैं स्किन को, उसका तरीका ही डिफरेंट होगा। तो आप क्या सीरम यूज़ कर रहे हैं, मैं सिर्फ हाइड्रा फेशियल की इस वक्त मिसाल दे रही हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोसीजर तो फिर भी आप ड्राई स्किन पे कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो स्टैटिक प्रोसीजर्स हैं वो आप ड्राई सेंसिटिव स्किन, अगर सेंसिटिविटी हुई हुई है, यू हैव टू अवॉइड देम प्रोसीजर्स जब अंटिल आपका बैरियर वापस आए ना आए। ऑयली स्किन वाले लोग थोड़ा सा इस मामले में लकी होते हैं क्योंकि उनकी इतनी सेंसिटिव स्किन नहीं होती, सिर्फ ऑयली होती है, ज़्यादातर प्रोसीजर्स ड्राई कर रहे होते हैं स्किन को। Exactly. तो मेजरली वो प्रोसीजर्स करा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये आपका क्या प्रोसीजर हम करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपकी स्किन पे उस वक्त क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ वेरी करेगी। फिर जैसे आप कह रही हैं कि हाइड्रा फेशियल के लिए स्पेसिफिक सीरम्स या स्पेसिफिक टाइम, तो क्या फिर वो तो एक प्रोफेशनल को ही करने चाहिए, लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं कि हर गली मोहल्ले में, इवन पार्लर्स पे बहुत ज़्यादा हाइड्रा फेशियल की मशीन्स अवेलेबल है। बिल्कुल, ये बहुत एक गलत प्रैक्टिस बन गई है अनफॉर्चुनेटली। उसमें 90% लोगों को कुछ नहीं होता, लेकिन 10% प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर वो कोई भी हो सकता है उन 10% में। अब हमारे पास हम प्रेफर करते हैं एज डर्मेटोलॉजिस्ट कि हम प्रॉपर कंसल्टेशन होती है बिफोर हाइड्रा, इवन हाइड्रा फेशियल प्रोसीजर। एक पूरा फॉर्म फिल होता है, उसमें पूरी हिस्ट्री के बॉक्सेस हैं जो क्लाइंट ने टिक करने हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं है, ये चीज़ प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। देन वी गो फॉर, जैसे किसी बंदे को एक्जिमा ऑलरेडी ट्रिगर हुआ हुआ है और वो आके फेशियल कराकर चला जाता है, उसके बाद जितने लोग आएंगे उस पर अगर सेम वही टूल यूज हो रहा है तो वो सफ़र करेगा। ऐसे आप एक्जिमा की बात कर रहे हैं, लाइक एपिलेप्सी है, ठीक है, एपिलेप्सी इज़ अ प्रॉब्लम। अब एपिलेप्सी हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं आप एक एपिलेप्सी के पेशेंट का, और उसको लाइट उसका ट्रिगर है, आप उसको LED लाइट लगाते हैं, आप एक पार्लर में फेशियल करा रहे हैं, उसने नहीं पूछा कि आपको एपिलेप्सी है, आपको मेडिसिन सुनी दे रहे हैं, पता ही नहीं होगा एपिलेप्सी है क्या उसको, और क्लाइंट को भी नहीं पता होगा कि इसका क्या ताल्लुक हो सकता है पॉसिबली। तो अब अगर वहाँ पे उसको फिट हो गया वहाँ पर आपके पार्लर में, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मतलब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम हिस्ट्री जब हाइड्रा से पहले लेते हैं तो हम क्लाइंट को हाइड्रा के लिए मना कर देते हैं, या हम LED स्किप करा देते हैं, हम लाइट नहीं लगाते कि अच्छा ये, और अगर पेन ट्रिगर है उसका, आप उसकी वाइट हेड ब्लैक हेड रिमूव कर रहे हैं उस वक्त, उसको पेन ज़्यादा हुई है, आपकी ट्रिगर, आपने ट्रिगर दे दिया उसको, तो वहाँ पे फिट पड़ सकता है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं है जो उस वक्त उसको मैनेज करेगा। तो इवन समथिंग एज बेसिक एज हाइड्रा फेशियल, आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा एक बंदे के पास रहें जिसके पास बैकअप भी हो, उसने करना क्या है, समथिंग गोज रॉन्ग, ऑफ कोर्स उसको पता तो हो एटलीस्ट मैंने मैनेज किस तरह से करना है। ये तो हमने एक बड़े बेसिक पे बात की। अब जैसे कार्बन फेशियल्स या इस तरह के जो टोटल हम यूज़ ही कर रहे होते हैं कुछ लाइट और उससे, तो क्या वो भी नहीं करवा सकते? मतलब वो भी आपको डिपेंड करेगा आपकी हिस्ट्री के। लाइक सपोज मैं कार्बन फेशियल की आपने बात की, स्पेसिफिकली ड्राई करेगा, थोड़ा सा स्किन ड्राई करता है कार्बन फेशियल। अब हम वो करते भी इवेंट रेडी स्किन के लिए हैं। ब्राइड में बहुत एक वेरी पॉपुलर ट्रीटमेंट इन ब्राइड, ईद से पहले बहुत लोग कार्बन करा रहे होते हैं, बिकॉज उससे अच्छा सा ग्लो आता है स्किन पे, नीटनेस आती है जो इमीडिएट होती है, 2-3-4 दिन आपके बहुत अच्छे गुजरते हैं, लेकिन इट मेक्स यू स्किन ड्राई। अब समटाइम्स आपने कार्बन फेशियल कराया और करने वाले को नहीं समझ आई उसने क्या सेटिंग्स है कि 2 दिन बाद आपकी शादी है, बट पैची स्किन, ड्राई स्किन, लाइक आई सेड, ये ड्राई करते हैं प्रोसीजर्स, फिर ड्राई स्किन हो जाती है, फिर हमारे पास आते हैं कि अब कल मेकअप करवाना है, मेकअप कैसे सेट होगा, एक्सफोलिएट हो रही है स्किन, कार्बन पील कराई है, उसके बाद सेटिंग्स क्या रखी उसने लेज़र पे कार्बन पील की, उसको पता था कि 3 दिन बाद शादी है, मैंने किस तरह से करना है। दिस इज़ अ होल लॉट ऑफ साइंस, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो फिर हमें बेसिकली लगता है 2-3 माह का डिप्लोमा करके जो है ना हम एस्थेटिक फिजिशियंस बन जाते हैं, बेसिकली फिजिशियंस बन जाते हैं, फिजिशियंस हो जाते हैं असल में ना करने को, बट दे शुड हैव समवन अबव देम जो आपको एटलीस्ट सेटिंग्स प्रोसीजर तो वो कर लेते हैं, लेकिन वो जो साइंस है उसमें कैसे सेट करना है वो कोई उनको करके दे या उनका बैकअप हो तो फिर तो ठीक है, बट आप होली सोली एक सेटअप नहीं रन कर सकते इस तरह से जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। तो PRP और मीज़ोथेरेपी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, आइदर इट्स हेयर और फेस और कुछ भी है, तो क्या ये सेफ है ऑप्शन हमारे लिए? PRP और मीज़ोथेरेपी ना प्रिटी मच सेफ होता है, करवाना किसको चाहिए? इफ्स एंड बट्स हैं बहुत सारे, हर चीज़ में सेफ्टी है, बट इफ्स एंड बट्स हैं। अच्छा, PRP देखें, मैं आपकी लेट्स स्टार्ट विद स्कैल्प PRP डिफरेंट पार्ट्स की होती है। PRP स्कैल्प की है, फेस की है, वुंड्स की PRP होती है, बहुत सारे पार्ट्स की होती है। PRP अगर हेयर फॉल है PRP करा सकते हैं। उसमें सिर्फ जो एक चीज़ हमें देखनी होती है, एक तो ये सारे प्रोसीजर्स हम प्रेगनेंसी में नहीं करते, हालांकि बहुत सारे कर सकते हैं, बट हम इन पाकिस्तान
बहुत सारी चीज़ें लीगलाइज उस तरह से नहीं हैं, तो वी ऑन द सेफ साइड ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं करेंगे। प्लस PRP, अगर किसी को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है सपोज, उसका ब्लड रुकता नहीं है, वो कोई ब्लड थिनर के ऊपर है, आप एक इंजेक्टेबल प्रोसीजर कर रहे हैं, अगेन हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री नहीं ली पेशेंट से, आप PRP कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है उसकी प्लेटलेट काउंट कितना है, कुछ वो हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, हमें पता ही नहीं है। कुछ चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं भी होती, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ कितनी कंट्रोल्ड है। आपको ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं इसमें वुंड इन्फेक्शन का चांस है, तो आपने पहले देखना है, आपने एंटीबायोटिक कवर देना है कि नहीं देना, देयर सो मेनी थिंग्स। तो PRP सेफ है इफ डन प्रॉपर्ली, इफ डन सेफली। आपकी पेशेंट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। PRP में जो फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ कि जी मेरे बाल बड़े कम हैं, ठीक है, क्या PRP से मेरे बाल डबल हो जाएंगे जितने पहले हैं उससे? डबल तो एग्जैक्टली नहीं मैं कह सकती। हेयर फॉल रुकती है PRP से। मेन चीज़ जो हेयर करती है PRP, अगर आपको एक्टिव हेयर फॉल है, हेयर फॉल रुकेगी, आपका स्ट्रैंड फाइबर थिक होगा, आपके बेबी हेयर आना शुरू हो जाएंगे। वॉल्यूम लॉस 100% रिवर्सल नहीं होता, ठीक है। अगर आपके नेचुरली बाल थिन है, PRP बेहतर जरूर कर देगी, लेकिन ऐसे बहुत घना आपका जो एक जेनेटिक्स में चीज़ नहीं है, वो चीज़ उसको चेंज नहीं कर सकती। इवन जो लोग मेल पैटर्न बाल्डनेस के पेशेंट्स होते हैं, PRP करा रहे होते हैं, जो मर्दाना गंजपन होता है, वो PRP ऐसा नहीं कि 6 सेशन कराए और वी आर गुड टू गो, नो, उनको करानी पड़ती है, लॉन्ग टर्म है। जब वो छोड़ेंगे, द मोमेंट स्टॉप डूइंग इट, वो चीज़ वापस आ जाएगी। क्या PRP एलोपेशिया का ट्रीटमेंट है, बाल झड़ का? डिपेंड कर रहा है एलोपेशिया कौन सा है, एलोपेशिया की टाइप्स है। अगर तो बाल झड़, आपको डेंगू हुआ, आपको कोरोना हुआ, उसके बाद आपको बाल झड़ गए, तो PRP उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो आप PRP करा लेंगे, बाल गिरना रुक जाएंगे। स्ट्रेस से होना शुरू हो गया, स्ट्रेस से होना शुरू हो जाए तो फिर स्ट्रेस को भी साथ मैनेज करना पड़ेगा हमें, बट यस इट विल हेल्प। लेकिन हम ना स्ट्रेस मैनेज करना नहीं चाहते, आइदर वो वजन कम करने के लिए हो तो भी नहीं हमने करना, आपके बाल ग्रे हो रहे हैं तो भी हमने नहीं करना, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ट्रीटमेंट हो जाए, स्ट्रेस कंट्रोल ना हो, सॉल्व नहीं करनी हमने। और एक्सेप्टेंस, स्ट्रेस तो मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में तो हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि हाँ ये मसला है, नहीं या हो सकता है, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। तो जो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, हम बहुत सारे बच्चों में मैं आजकल देखती हूँ कि 8-9 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो क्या वो क्यों होते हैं? क्या डेफिशिएंसी होती है या क्या उसकी हम ट्रीटमेंट कुछ कर सकते हैं? अच्छा, बाल सफ़ेद होना, एक तो जेनेटिक्स उसमें बहुत रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि उनके 2-4 सिबलिंग्स होंगे, सबके ही बाल अर्ली ग्रेइंग आ रही होगी, ज़्यादातर की आ रही होगी, एक की नहीं आ भी आ रही तो भी ये, इसको हम अपनी ज़ुबान में कैनिटीज़ कहते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग। प्लस कुछ मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज, यस उनका बहुत रोल है, जिंक है, बायोटिन है, सेलेनियम है, और भी इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनका रोल होता है, और उनको हम मल्टीविटामिन, इसमें मेजरली आप मल्टीविटामिन रिप्लेसमेंट ही इसकी ट्रीटमेंट होती है। इफ़ द डेफिशिएंसी इज़ देयर वी कैन हेल्प। अगर वो डेफिशिएंसी नहीं है और आपकी जेनेटिकली हैं तो देयर इज नॉट अ लॉट वी कैन डू। कुछ चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन इस तरह की हैं, बट इस पर अभी भी रिसर्चेस आर स्टिल गोइंग ऑन। कोई एक हतमी फैसला इस पर नहीं आया कि इसमें हम कैसे स्टॉप, बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं होते इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो जो स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस आजकल बहुत कॉमन है, डू यू रिकमेंड कि करवाने चाहिए? देखिए, हम वाइटनिंग, मैं कहूँ कि मैं सेफ जोन में रह के वाइटनिंग कर दूंगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आई बी वेरी ऑनेस्ट। ब्राइटनिंग ज़रूर हो जाती है, टैनिंग आपकी बेहतर हो जाती है। अगर आप वाइटनिंग चाह रहे हैं, आप आपकी स्किन टाइप 4 है और आप 1 पे चले जाएं, तो दैट यू विल, हाँ दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आप करना की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत ओवरडू कर रहे हैं चीज़ को ना, वो दैट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी सेफ। येस, आई डू रिकमेंड वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स नाउ। लेकिन पहली बात ही पेशेंट को ये बताई जाती है कि 1 टोन 1.5 टोन आप पीछे जा सकते हैं। टैनिंग है तो आपकी बहुत अच्छी उसका प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपका नेचुरल कलर बेहतर है। स्टैनिंग है, आपको सन टैन हुआ, आप नॉर्दर्न एरियाज पे टैन होकर आ गया, आपका फंक्शन आ रहा है, आप लगवा लें कुछ इंजेक्शंस, आई बी गुड टू गो। लेकिन अगर आपका नेचुरल स्किन टाइप डार्क है तो आप उसमें ब्राइटनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो भी ब्राइटनिंग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर ईयर्स। ऐसा नहीं होगा, आप जो जेनेटिक्स है, अगेन जेनेटिक्स हम चेंज नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन वो जब तक आप, और उससे पहले एक प्रॉपर प्रोसीजर अगेन होता है, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, वी हैव अ लुक एट द लिवर एंड किडनी, क्या वो इतना हाई डोज मल्टीविटामिन प्रोसेस है, तो वो मल्टीविटामिन बेसिकली की बॉडी अब डिटॉक्स कर रहे होते हैं, तो है तो डिटॉक्सिफिकेशन ही। लेकिन वो क्या उसका लिवर कितनी ले पाएगा, इफ हेल्दी यंग इंडिविजुअल है तो नॉर्मली कोई इशू नहीं होता, हम लगा सकते हैं आप।
जैसे विटामिन सी के बारे में कहा जाता है कि वो जी आपकी स्किन लाइटन, टाइटन और ब्राइटन भी करता है जी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ना बहुत सच्चाई है। विटामिन सी एक मेडिकल केमिकल है, ठीक है। आपने ये देखा होगा, इफ यूज्ड राइट, या इफ यूज्ड राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक लेमन, विटामिन सी लेमन है बेसिकली, आपको तो पता होगा। तो लेमन के बेनिफिट्स हम देखते हैं कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं एग्जैक्टली द सेम वे। विटामिन सी जो वाइटनिंग इंजेक्शन में डलता है, विटामिन सी हम ओरल टैबलेट्स होती हैं ओरल फॉर वाइटनिंग, उसमें भी वो बहुत हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लेमन्स का एक्सट्रैक्ट आप समझने के वो होता है, इट्स दैट कॉन्सेंट्रेटेड। तो यस इट डज, वो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन भी करता है। आपने वाइटनिंग बताया, मैं इसमें ऐड करूँगी, कोलेजन बनाता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, रिंकल को बेहतर करता है, फर्म करता है स्किन को, लिफ्टिंग देता है। तो यस इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, आप उसको स्किन केयर में डालें। तो अगर आपको सूट नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ किया, मुझे उससे पिंपल्स होने शुरू हो गए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उस स्पेसिफिक ब्रांड से हो रही हो या मुझे विटामिन सी से इशू होगा? बिल्कुल, विटामिन सी इज़ वन ऑफ दोज सीरम्स जो करता है एक्ने, उससे हो सकती है, ठीक है, बहुत क्लाइंट्स को होती है। तो क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए उस एक्ने के बाद भी? नहीं, आई वुड सर, रेटिनॉल है ना, रेटिनॉल भी एक्ने करता है, लेकिन उसका नॉर्मल, दैट्स द नॉर्मल वे इट वर्क्स। रेटिनॉल एक्ने करेगा, आपको बताया जाएगा कि 2-3 हफ्ते आपकी स्किन रहेगी, उसके बाद आपकी स्किन यूज्ड हो जाएगी। विद विटामिन सी दैट्स नॉट द केस। विटामिन सी फिर हम वेदर देखते हैं, डिपेंड्स, अगर ऑयली स्किन टाइप है, वेदर आप विंटर्स में हम स्टार्ट करा के देखते हैं, अगर स्टिल क्लाइंट को सूट नहीं करा तो समटाइम्स समथिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, आप ना यूज करें, ऑफ कोर्स, ठीक है। और अगेन सिर्फ ये एक्ने का प्रॉब्लम नहीं, विटामिन सी फोटो सेंसिटिविटी भी समटाइम्स करता है, आपको धूप एक्सपोजर से प्रॉब्लम होती है। अगर आप विटामिन सी का सीरम अप्लाई करके डायरेक्ट चूल्हे पे चले जाओगे तो बर्न हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, बिल्कुल। तो उसमें अगेन सनब्लॉक आपका, और जब भी कोई आपको प्रिस्क्राइब करेगा तो वो आपको इफ्स एंड वो बट बताएगा कि आपने इस तरह से इसको यूज़ करना है। सब DIY देख के आप कुछ ऑर्डर कर लें, वो सेपरेट चीज़ है, बट अगर आप प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड विटामिन सी लेंगे तो डेफिनेटली वो पूरा आपको प्रोटोकॉल बताएगा कि डॉक्टर साहिबा आपका ना मैंने बड़ा वो देखा है, फिलर्स में बड़ी आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिलर्स में हमने बड़े जो है ना वो हैंड्स होते देखे हैं कि जी लिप फिलर कराया, शेप ही कुछ अलग हो गई, ये क्यों होता है और बेहतर तरीका क्या है, या फिलर्स कराने भी चाहिए या नहीं? देखिए, लिप फिलर जो है ना उसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, बहुत ज़्यादा, यंग गर्ल्स, ओल्ड गर्ल्स, ऑल ऑफ देम। उसमें हमारे पास जो पेशेंट आता है अक्सर वो अपने साथ पिक्चर लेके आता है, काइली की पिक्चर है, एंजेलिना जूली की पिक्चर है, मुझे ये लिप्स चाहिए। अब अगर आपके बहुत पतले लिप्स हैं नेचुरली, आप उसको उतना एनहेंस करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स एंजेलिना जूली ने वो एक दिन में नहीं करा ली होगा डेफिनेटली। और अगर आप एक छोटा सा गुब्बारा है उसमें बहुत हवा भरेंगे, वो क्या बन जाएगा, वो फट जाएगा। और एंजेलिना की आप बहुत पुरानी मूवीज देखें और ओवर द टाइम उसको देखें तो ट्रांजिशन है, बहुत स्लो ट्रांजिशन है, बिल्कुल। एंड इट्स नॉट जस्ट द फिलर्स, उसने तो वो सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ ये लोग तो चले जाते हैं अल्टीमेटली, बट उसमें ये होता है कि अगेन आपके करने वाले पे बहुत डिपेंड करेगा। हम लिप फिलर की बड़ी लंबी हमारी एक कन्वर्सेशन होती है बिफोर वी गेट इट डन, कि आप पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, व्हाट डज शी वांट, और हम उसको सेफली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरी प्रैक्टिस में आई डोंट ऑल्टर द शेप ऑफ द लिप्स, आई नेवर डू इट। उसको हम, क्योंकि सिर्फ लिप फिलर ना हम वॉल्यूम एनहांसमेंट के लिए नहीं करते, ये एक बड़ा मिथ और मिसकंसेप्शन है। हाइड्रेशन के लिए करते हैं, लिप हाइड्रेशन के लिए। आप डिहाइड्रेटेड लिप्स हो गए आपके, विद एजिंग आपकी लाइंस आ रही होती हैं लिप्स के ऊपर, वो एजिंग का साइन है। आप एक बड़ा माइनर सा एक हल्का सा लिप फिलर डालेंगे, वो बड़े प्लम्प और बड़े जूसी से लिप्स अच्छे से बन जाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट डन फॉर दोज डक कि हम डक लिप्स ही बनाएं, आप उसको इफ डन करेक्टली, हम थोड़ा उसको नॉर्मल अमाउंट डालें, अकॉर्डिंग टू लिप्स डालें, तो वो आप एक बड़े नेचुरल से रिजल्ट्स उसमें आपको मिल सकते हैं। तो आप कह रही हैं कि हमें ये कराने चाहिए if you want to have it done, but again fillers have their own complications, they can have grave complications. उनमें से कुछ treatments में से हैं जिनके if gone wrong तो problems हो सकते हैं उसके साथ। तो अगेन आपके जो भी इंजेक्टर है उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ इंजेक्ट कर रहा है, वो क्या प्रोडक्ट किस पार्ट, फिलर्स की टाइप्स हैं, कौन से हिस्से में क्या चीज़ मैं डाल सकता हूँ, कहाँ मेरी आर्टरी पड़ी हुई है, आई एम नॉट पिकिंग एन आर्टरी, आई एम नॉट पुटिंग द फिलर इनटू द आर्टरी, इफ फॉर गॉड फॉरबिड दैट हैपेंस, उसके पास बैकअप हो कि मैंने उस वक्त क्या करना है। दिस इज ऑल वेरी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक बड़ा पेनफुल होगा प्रोसीजर कि आर्टरी आपने प्रिक कर दी और
बिल्कुल बंदे का कुछ आपने कर दिया। ऐसे होता है बाजुकात। इवन आप हाइड्रोफेशियल की बात कर रहे थे, इवन फिलर्स एक हालांकि एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, बट पीपल हु डोंट नो द एनाटमी, एक है ना कि आप मेडिकल फील्ड से हैं, बाजुकात वो MBBS तो बात की बात है और डर्मेटोलॉजी तो बात की बात है, सम पीपल आर नॉट इवन फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, दे नॉट स्टडीड एनाटमी एंड दे डूइंग द प्रोसीजर्स एज एस्थेटिशियंस। तो उनको जब आपको पता नहीं है मैं कहाँ डाल रहा हूँ, वो नीचे कहाँ तक जाएगा और नीचे क्या पड़ा हुआ है, तो आप कैसे वो कर सकते हैं? दिस हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? हम तो उनका कुछ नहीं कर सकते of course. लेकिन डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है और इससे बहुत नुकसान भी हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि जो कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, क्या वो इन गलत प्रोसीजर्स का इफेक्ट हो सकता है? अच्छा, इसमें ज़्यादातर प्रोसीजर्स जो है ना वो प्री कैंसरस नहीं है, इवन एस्थेटिक्स में और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रैशेस, स्किन रिएक्शंस, इस तरह की चीज़ें। डॉक्टर साहिबा, लेज़र के बारे में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती है बिल्कुल कि वो कैंसर कॉजिंग है। आई एम गेटिंग टू दैट। अच्छा, लेज़र की टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लेज़र हेयर रिमूवल की बात करूँगी। लेज़र हेयर रिमूवल मोस्ट कॉमन लेज़र हेयर रिमूवल होता है। उस पे ना अब डेकेड्स की रिसर्च हो चुकी है, बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, बहुत पुरानी बात हो गई, और वो इतनी सेफ है कि आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इट इज़ दैट सेफ, इट इज़ नॉट कैंसर कॉजिंग एट ऑल। यस, देयर आर टाइप्स ऑफ लेज़र्स जो हम आपको कैंसर नहीं करती, बट अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल में आप कर रहे हैं, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दे कैन डैमेज द फीटस। इस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं इनके। कौन से लेजर डैमेजिंग होती हैं, ताकि हम जब किसी डॉक्टर के पास कराने जाएं तो हम उनको डिमांड कर सके कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए? नहीं, वो ना लेजर हेयर रिमूवल्स के लिए 3-4 तरह की लेजर्स यूज होती हैं, वो तीनों चारों सेफ है, ठीक है। बट देयर लेजर्स जो कि हम कटिंग लेजर्स होती हैं, हम बाजू काट कटिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। कोई आपने इवन ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट में लेजर्स यूज होते हैं, किडनी स्टोन के लिए यूज कर रहे होते हैं, हो रहे हैं, और इवन स्किन के कैंसर्स होते हैं, उनको कैंसर्स को अगर आप सर्जिकली नहीं एक्साइज कराना चाह रहे तो समटाइम्स हम उनको कटिंग लेजर से कट कर रहे होते हैं। यस, तो ऐसी लेजर जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो ज्यादा पेनिट्रेट करती हैं डीपर, ठीक है, बट विद लेजर हेयर रिमूवल द कॉमन टाइप, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। कोई ऐसी मेडिसिन जिसको हमें, फॉर एग्जांपल हम कोई, आपने रिकमेंड कर दिया कि आप ये वाला जो है मल्टीविटामिन लें, तो कितने टाइम के लिए हमें वो लेना चाहिए? अच्छा, उसमें अगेन आपकी क्या पेशेंट की डिमांड है, ठीक है। अगर तो कोई मुझसे सर के हेयर फॉल के लिए मेडिसिन ले रहा है तो मेरी प्रायोरिटी आई विल बी मोर बेस्ड ऑन समथिंग व्हिच कंटेन्स जिंक, बायोटिन, सेलेनियम, ये चीज़ें ज़्यादा। आई थिंक आप नाम भी बता दें तो हम इजी हो जाएगा हमारे लिए। ब्रांड नेम्स इफ यू वांट, आई थिंक वो ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसमें जिंक कंटेनिंग मल्टीविटामिन हैं, बायोटिन कंटेनिंग है जो हेयर फॉल के लिए ज़्यादा एम्ड होते हैं, ठीक है, एंड आयरन, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी से भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। विटामिन डी, ये 4-5 बड़े विटामिन हैं। अगर हम ब्राइटनिंग चाह रहे हैं, स्किन ब्राइटनिंग, तो समथिंग दैट कंटेन्स विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, एक पिक्नोजिनोल एक होता है इंग्रेडिएंट, वो डिफरेंट ब्रांड, फिर अगैन वो एक और होल सेट डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह नेल्स के लिए डिफरेंट है। अब उसमें कितने अरसे के लिए, यस, ये एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि इनडेफिनेटली हम मल्टीविटामिन खाते जा रहे हैं, नहीं, आप ये नहीं कर सकते। 2-3 मंथ्स का नॉर्मली आपके डॉक्टर बताता है, नहीं बताया तो शुड नो कि 2-3 मंथ्स आपने लेना है, देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक। आप जो भी आप चीज़ ले रहे हैं, इवन इफ इट्स अ मल्टीविटामिन, आपकी बॉडी ने उसको प्रोसेस करना है। मल्टीविटामिन आर नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, यू नो, यू नीड टू नो दे हैव देयर ओन यू नो साइड इफेक्ट्स। दे कैन हैव हाइपरविटामिनोसिस, एक एंटिटी है जो अक्सर लोगों को हो जाती है अगर आप लेते रहें इंडेफिनेटली। तो ऑलवेज योर कैलकुलेशन, वो आपको एग्जामिन करके, बाजू का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको देख के एक्सपीरियंस होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ इसमें कमी है, ये साइंस आ रहे हैं। तो जैसे मोस्टली फेरेटिन, आयरन हमें पता चल जाता है। विटामिन डी जो है, हमारी हड्डियां बता रही होती हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। वो तो खैर 90% पाकिस्तान में विटामिन डेफिशिएंसी हर बंदे, वो सब खा लें बगैर प्रिस्क्रिप्शन, उस पर जो है कोई वो नहीं है। अच्छा, विटामिन डी का जो मैं रिकमेंडेशन मोस्टली दे रही होती हूँ, वो मैं ये लोगों को देती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, 1st और 15th को फॉर 3 मंथ्स आप उसको रेगुलर यूज़ करें, लेकिन फिर उसके बाद 1 मंथ का ब्रेक ज़रूर दें। बिल्कुल। उसके बाद आप महीने में एक जो है वो 2 लाख की जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, एनी ब्रांड, एनी फॉर्म, चाहे वो टैबलेट है, लेकिन उसके बाद प्लीज़
चाय, कॉफ़ीज़ ये चीज़ें नहीं लेनी, और उससे पहले कुछ ऑयली जैसे देसी घी खाकर आप उसको लें तो बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगी। तो क्या जो विटामिन सी है उसको खाने से पहले भी कुछ ऐसा खाना चाहिए? अच्छा, उसमें भी ना फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है। लाइक मोस्टली उसका बड़ा डिफरेंट सा तरीका है विटामिन सी, क्योंकि नॉर्मली हम दे रहे होते हैं विद हम एज डर्मेटोलॉजिस्ट हम ब्राइटनिंग के लिए दे रहे होते हैं विटामिन सी, ठीक है, और पर्पज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन उनका डिफरेंट तरीका होता है। ऑफ कोर्स वुंड हीलिंग के लिए बड़ा अच्छा यूज़ हो रहा होता है। हाँ, अब हम जब देते हैं ना तो उसमें समटाइम्स हम एम्प्टी स्टमक दे रहे होते हैं, और आपने आफ्टर दैट 2 आवर्स लेटर आपने मील लेना होता है। लेकिन इट अगेन डिपेंड्स हम क्या दे रहे हैं, फॉर्मुलेशन क्या है, बेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम पे आप दे रहे हैं उसको। तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो खाने से कितनी देर हम आगे पीछे करें। जो ब्राइटनिंग के लिए नॉर्मली चीज़ें हम साशे या कोई ऐसी, अगर कोई इंजेक्टेबल्स के लिए जाना चाह रहा, वी हैव ऑप्शन ऑफ साशेज एज वेल, हम वो भी देते हैं, उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो वो हम नॉर्मली विटामिन सी एंड इवन ग्लूटाथायोन दैट्स ऑन एम्प्टी स्टमक। तो कोई ऐसे नेचुरल वेज हैं ग्लूटाथायोन के जिसको हम घर पे ले सकें, या डी टैनिंग के जो घर पे चीज़ें अवेलेबल हों उससे हम ले सकें? अच्छा, बिल्कुल। अब देखें, विटामिन सी इज़ कॉमनली फाउंड लेमन्स और ऑरेंजेस और इन चीज़ों में पाया जाता है। बहुत अच्छा। बिल्कुल। एक लैक्टिक एसिड है, लाइटनिंग एजेंट है, ये आपके योगर्ट में है, आपके मिल्क में है। तो ये सब चीज़ें टर्मेरिक है, उसकी भी डिपिगमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। टमाटर में बहुत सारी लाइकोपीन की वजह से। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ओरली तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। लेकिन लगाने के लिए ना अक्सर लोग लगाते हैं बहुत सारे, इस पे आपको ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाएगा। उसमें सिर्फ एक कैच होता है कि समटाइम्स लोग घर में ओवरडू कर लेते हैं। अब जो हम चीज़, एक प्रिपेयर्ड सीरम है ना, उसमें साथ उसके अगर विटामिन सी है, उसमें स्कॉबिक एसिड है, दैट्स एन एसिड, ठीक है। अब आपकी स्किन की पीएच जो है वो 4.5-5.5 के आसपास है। नींबू की पीएच जो है वो 2 से 3 के बीच में है। अब आप वो वाला पीएच आपके फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, आप रेगुलर अप्लाई कर रहे हैं, और आपने साथ कोई ऐसी चीज़ अल्कलाइन नहीं डाली कि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, या और आपको टाइम का भी फ्रेम का नहीं आइडिया, तो दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा घर पे एप्लीकेशंस रिकमेंड नहीं करती, लेकिन अगर आप उसको लाइक जैसा लीमू है वो हनी के साथ बड़ा अच्छा वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। योगर्ट के साथ यू कैन ऐड इट इन योगर्ट फॉर एप्लीकेशन। कितना टाइम लगा सकते हैं हम उसको? मिनिमम स्टार्ट ऑफ विद 10 मिनट्स ओनली, एंड हैव अ चेक कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है। एवरी स्किन इज डिफरेंट। और अगर आपकी एक्टिव एक्ने है, अगर आपकी ड्राइनेस है, इरिटेटेड स्किन है, तो डोंट, ठीक है। इट इज़ एन एसिड, यू आर अप्लाइंग एन एसिड ऑन योर फेस। आजकल चावल का आटा बहुत कॉमन हुआ हुआ है। इंस्टाग्राम खोलो सही, फीड पे चावल का आटा क्या यूज़ करना चाहिए? देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप इफ़ यू जस्ट वांट टू ट्राई इट, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कहती हूँ ओरली आप लें, आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। पानी बहुत अच्छा पिएं, आप ड्रिंक्स लें, बट बहरहाल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन से स्टार्ट करें। स्टार्ट ऑफ विद वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। अक्सर लोग 30 मिनट लगा के बैठ जाते हैं, मतलब उसके बाद फिर लाइक तो और इनफैक्ट हम जो बहुत सारे प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं ना, हम ऐसी स्किन पे ही कर रहे होते हैं। देखो, नेचुरली इतना मसला नहीं होता। जिन्होंने इन चीज़ों से अपनी स्किन, इवन ब्राइटनिंग क्रीम्स बहुत सारी आपको पता है अवेलेबल होंगी है मार्केट में, जो 400-500 की रेंज में कॉस्ट करती हैं, और दे वेरी चीप ऑन द पॉकेट, इसलिए वो यूज़ होती हैं। और एक्नी, मेरे पास 90% पेशेंट्स में एक्नी और पिगमेंटेशन की जो है ना, वो इनकी वजह से आई हैव दोज पेशेंट्स। दैट्स नॉट नेचुरल कि वो एक्नी नेचुरली हुई है। आप तो बड़ी लकी हैं, फिर ये लोग आपका बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम्स फिर इनकी वजह से जब होती है ना, दे मोर हार्ड। ऑफ कोर्स आपकी स्किन खराब हो जाती है, बर्न हुई भी मैंने देखी है बहुत सारे लोगों की, ऐसे ही है। तो आप ये रिकमेंड कर रही हैं कि हमें इस तरह की जो क्रीम्स हैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब तो खैर हम बहुत देर से अवेयरनेस दे रहे हैं इस बारे में, बट स्टिल वो हर एक को गोरा होने का शौक है, और एक ये डिलेमा है हमारी कंट्री का। अनफॉर्चुनेटली हम गोरा होना चाहते हैं, और जो गोरे हैं वो टैनिंग करा रहे हैं। एग्जैक्टली, टैनिंग इतने प्रोसीजर्स हैं, स्प्रेज हैं, और आपके पास वो जेल्स मिल रही होती हैं कि आप खुद को टैन करो। अच्छा, आपको नेचुरल टैनिंग हो गई है सन में जाने की वजह से, ये सन बर्न्स हैं, तो ऐसा घर में कुछ हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम डीटैन कर सकें खुद को? आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पूछ रही हो या इफ यू वांट समथिंग क्रीमी? अच्छा, अगेन वही चीज़ें, ब्राइटनिंग एजेंट्स। अच्छा, टर्मेरिक, अनदर थिंग दैट यू कैन अप्लाई। उसमें वो लगा के हम पूरे पीले हो जाते हैं।
अच्छा, उसकी टाइप्स होती हैं टर्मेरिक की। 3 टाइप्स की टर्मेरिक होती है। जो हम नॉर्मली हमारे किचन में अवेलेबल होती है ना, वो स्टेन छोड़ती है। दिस वाइट टर्मेरिक होती है, वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं हम उसे, उसका स्टेन नहीं होता। फिर एक और जिसको हम कच्ची हल्दी भी बोल रहे होते हैं, कच्ची हल्दी भी कह रहे होते हैं। अगर आपकी एक्सेस है उस तक तो दैट्स अ बेटर ऑफ एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। वो इनफैक्ट वो जो येलो टर्मेरिक है उससे ज़्यादा इफेक्टिव होती है टॉपिकली अप्लाई करने के लिए। ओरली द येलो टर्मेरिक इज़ बेटर, बट टू बी अप्लाई टॉपिकली द वाइट टर्मेरिक इज़ बेटर। तो वो यू कैन अप्लाई दैट अपार्ट फ्रॉम व्हाट वो जो मैंने लेमन एंड विद हनी, डेफिनेटली उसको अल्कलाइन करके, नॉट लाइक दिस। आई डोंट रिकमेंड होम बेस्ड रेमेडीज, बट सिंस यू आस्क्ड तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, बट कीप इट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। शुगर के स्क्रब्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं, वो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं कर सकती। स्क्रबिंग जो है ना, एक्सफोलिएशन इस तरह की, ये इवन अगर आप मेडिकेटेड भी यूज़ करेंगे ना, दे स्टिल कैन रिएक्ट। तो यूजिंग अ होम बेस्ड स्क्रब जिसमें कोई उन्होंने पीछे ऑयली बेस नहीं है, कोई उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज कहीं पे कुछ नहीं किया हुआ, अनकंट्रोल्ड वे में, कोई स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होंगी वो स्क्रब्स जब आप घर पे खुद बना रहे हो, तो आई वुड नॉट। कॉफ़ी का फेस पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, करनी चाहिए? कॉफ़ी हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। यस, कॉफ़ी, लेकिन कैसे यूज़ करें कॉफ़ी? हम इनफैक्ट हम एक वन ऑफ द फ्यू इंग्रेडिएंट्स जो मैं खुद एडवाइस करती हूँ एट टाइम्स फॉर आई बैग्स के लिए वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ग्रीन टी एंड कॉफ़ी, एंड इट वर्क्स काइंड ऑफ वेल, बिकॉज कॉफ़ी जो है ना आपकी स्किन में सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। तो जब सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, सपोज आई बैग्स हैं, कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग है, तो वहाँ पे सर्कुलेशन बेहतर होगी, वहाँ पे आपके वाटर जो बाहर निकला है वापस अंदर जाएगा और स्वेलिंग आपकी बेहतर होगी। डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं? बहुत सारी वजूहत होती है। अगैन आपको एग्जामिन करेंगे अगर हम, तो वी विल अंडरस्टैंड कि क्या ये सिर्फ दाग है, पिगमेंट है, या आपकी स्किन के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू है वो ख़त्म हो गया है विद एज, या आपकी बोन की सॉकेट ही बाय बर्थ अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि वो डेप्थ में है, तो वो एक शेडो पड़ रहा है। ओके, एंड ऑल थ्री ऑफ देम विल हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। अगर पहले नहीं थे और सडनली आपको हो रहे हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं? अगेन सडनली सबसे पहले आप स्लीप पैटर्न, have a check with your sleep pattern. Stress definitely. Uses of screen 80%, yes. And use of screen definitely they have raised। आप ऐसे करके देख रहे हैं और आप जब कंटिन्यूसली देख रहे हैं, इनफैक्ट जब आप फ़ोन या टैब देख रहे हैं, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर 15 मिनट्स देखा है तो आप पे फॉर ऑफ देखें फॉर लाइक फ्यू सेकेंड्स एंड देन गो बैक टू योर स्क्रीन, क्योंकि उससे सर्कुलेशन आपकी वो इस तरह वो उस एरिया के अंदर ना वो ड्रेनेज आपकी उस तरह होती है कि वो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। डॉक्टर साहब, जब हम देखते हुए स्क्रीन एकदम इधर देखते हैं तो सही नज़र भी नहीं आ रहा होता, बिल्कुल टाइम लगता है आंखों को उसमें सेट होने में, क्योंकि हम शायद वो ब्लू लाइट की बड़ी आदत हो गई होती है, ऐसे ही है। तो उसके लिए कुछ यूज़ भी कर सकते हैं कोई? बिल्कुल, डार्क सर्कल्स की क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। अगेन 2 तरह की क्रीम्स होती हैं, एक वो है जो पिगमेंटेशन को बेहतर करेंगी, एक वो है जो सॉफ्ट टिश्यू में कुछ आपकी स्वेलिंग को इम्प्रूव करेंगी या वहाँ सॉफ्ट टिश्यू मास को इम्प्रूव करेंगी। तो वो आपको जब तक पता नहीं चलेगा आप डॉक्टर को चेक कराएं, या आपको मैं एक ईजी वे बताती हूँ, आप अगर अपने डार्क सर्कल्स को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो अगर तो वो आपके डार्क सर्कल्स वहीं के वहीं हैं, दैट मीन्स वहाँ पे पिगमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट द शेडो। लेकिन अगर वो शेडोइंग है और तो वो बेहतर हो जाएगी। और फिर अगर शेडोइंग है वो बेहतर हो रही है तो वो क्रीम से बहुत बेनिफिट नहीं उसको मिलेगा, यू विल हैव टू गो फॉर अ प्रोसीजर, आइदर अ PRP और अ फिलर और समथिंग। तो अगर हम इसको नेचुरल वे कुछ यूज़ करना चाहें तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम लगा सकते हैं? ककम्बर ओके, लॉन्ग टेस्टेड है एंड यस वी डू, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ककम्बर अल्कलाइन है, इट्स इजी ऑन द स्किन, आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो जिस तरह वो ककम्बर कट करके रखते हैं। और इवन वही कॉफ़ी बैग्स, पुट देम और आंखें बंद करके उसको अपनी आंखों पे रखें, इट विल हेल्प। आजकल बहुत कॉमन हो रहा है आइसिंग करना फेस पे, इज इट सेफ? अच्छा, आइसिंग नॉट दैट रिकमेंडेड, क्योंकि आइस जो है उसका और आपकी स्किन का टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। आप वो लगाएंगे फेस के ऊपर, स्किन रिएक्ट कर सकती है, आपको रेडनेस हो सकती है, आपको रैश हो सकता है, ड्राइनेस होगी स्किन के ऊपर, बिकॉज वो आपके वो मॉइस्चर को ख़राब कर देगी। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मे बी, एंड इट डज इफेक्ट। हमारी बहुत सी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिनके बाद हम आइस कूलिंग कर रहे होते हैं, हाइड्रोफेशियल का एक स्टेप होता है जिसमें हम कोल्ड हैमरिंग कर रहे होते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आजकल ये बड़ा कॉमन हो रहा है कि जी सुबह रेडी होना है, पफिनेस हो रही है फेस पे उठते ही, जी
बहुत ज़्यादा आइसिंग करो फेस पे, बड़ा एक कूलिंग सा इफेक्ट आता है जो हमने बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे देख लिया है। तो देखिए उसमें यही है, अगर आपका बैरियर, स्किन का बैरियर मेंटेन्ड है, आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन नहीं है, आपको तंग नहीं करेगी। ओके, एंड इफ डन फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है, तो आप यू कैन डू इट। और उसके बाद मॉइस्चराइज करें स्किन को। मसला ये है कि आपको वो इरिटेट करेगी अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है, बिकॉज इट्स एन इरिटेटिंग चीज़ है ना, वो आपको स्किन को तंग कर सकती है। तो ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए अब बिग नो नो। आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो कवर अप कर लिया है। कुछ एंड पे मैसेज जो आप देना चाहें हमारे घर पे फीमेल्स एंड मेल्स बोथ ऑफ कोर्स, जो दोनों साइड को आप देना चाहें? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप समर्स जो है अपनी एक्सट्रीम पर हैं, प्लीज़ ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। और दूसरी चीज़, डोंट फॉरगेट टू वेयर योर सनब्लॉक इन दिस समर्स। चाय पी लें। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट एंड आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में विद द न्यू यू नो चीज़ें और बहुत सारी नए टेक्निक्स और उनके साथ जिनसे आप अपनी स्किन को अच्छा कर सको, हाइड्रेट कर सको। सो मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।